हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। मैं आज फिर से लेकर आया हूं आरआरसी के थ्रू होने वाले पेपर ग्रुप डी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको यही कराया था, लेकिन वो प्रैक्टिस सेट नंबर था 13। ठीक है, तो आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि मेरे जो आने वाले अपडेटेड वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। तो आपको इसका अन्य नाम बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मौलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पिक्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है म्यूरिएटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है क्लोरिक अम्ल। क्लियर? तो आपके पास चारों ऑप्शन दिए हैं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या निकलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर क्या, सी। ऑप्शन नंबर सी, म्यूरिएटिक अम्ल। जो म्यूरिएटिक अम्ल होता है उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं अपन दूसरी भाषा में। क्लियर? आपको इतना तो पता ही चल गया होगा कि म्यूरिएटिक जो अम्ल होता है, म्यूरिएटिक अम्ल होता है जो, कौन सा म्यूरिएटिक अम्ल होता है जो, उसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। और इसका अन्य जो दूसरा नाम होता है उसे अम्लराज भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अम्लराज भी कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर? और हम एक बात आपको यहाँ पर और बता देते हैं, जो म्यूरिएटिक अम्ल होता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो, ये प्लेटिनम धातु प्लेटिनम होती है जो, क्या होती है? प्लेटिनम होती है जो, सुना ही होगा आपने, प्लेटिनम को गला देती है। क्या कहती है? प्लेटिनम को गला देती है। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है ना? देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो आपके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मेघालय और ऑप्शन डी दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? तो आपको बताना है कि रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है उत्तराखंड। और हम आपको ये बता दें कि जो ये नंदा देवी यूनेस्को है ये विश्व विरासत में है। किसमें? विश्व विरासत में है ये। क्लियर? क्लियर हुआ ना? तो अब बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बरौनी में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है डिगबोई में, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है मुंबई में। ठीक है ना? तो अब इसका आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या निकलता है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के राइट आंसर कितने नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर दिख ही रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर? डिगबोई। कहाँ पर है? डिगबोई में। जो पहले तेल का परिष्करण हुआ था वो कहाँ हुआ था? डिगबोई में। यहाँ एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, किस सन में हुआ था, तो आपको बताना है। जब भी आपसे पूछा है तो आप इसको आप 1904 में लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तेल का खुदाई हुई थी डिगबोई में, 1904 में तेल की खुदाई हुई थी, वहाँ परिष्करण हुआ था। क्या परीक्षण यानी ये परीक्षण हुआ था, क्या परीक्षण या खुदाई के दौरान उसका जो परीक्षण हुआ था उसको बोलते हैं परिष्करण। क्लियर? तो 1904 में हुआ था डिगबोई में तेल की खुदाई। क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर। धोने का सोडा का रासायनिक नाम सूत्र है या नाम है धोने का सोडा। कौन से? धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है Na2SO4 × 10H2O। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3 × 10H2O। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है और Na2CO3 × 10H2O धोने के सोडे का रासायनिक फार्मूला है। क्लियर? तो आप लोगों को याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है चेन्नई में। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या निकलता है। टाइम ज़ाया ना करते हुए बताते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। यहाँ पर एक चीज़ और है यहाँ पर बेंगलुरु में जो आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर भारत का अर्थ मूवर भी स्थित है। क्लियर? बेंगलोर में क्या स्थित है? भारत का अर्थ मूवर भी बेंगलोर में ही स्थित है। क्लियर? और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी वहीं पर है। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या से दुगनी है। 50 की कक्षा में लड़कों और लड़कियों की अनुपात 4:1 है। कक्षा में लड़कों की कुल आयु वर्ष में कितनी है? क्लियर है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2000। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 2500। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 800। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 400। क्लियर? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर की तरफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 800। अब हम आपको बताएंगे कैसे। उसने कहा है कि कुल छात्र छात्राएं कक्षा में कितने हैं? कुल कक्षा में कितने हैं? 50 लड़का प्लस लड़की हैं। क्लियर हुआ?
तो उसने कहा है कि जो बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स, इनका अनुपात क्या है, 4:1 है। क्लियर हुआ इतना। अब 4 लड़के हैं और एक अनुपात कितना है लड़कियों का, तो बॉयज़ कितने हैं, लड़के कितने हैं, 50 × 4/5 बराबर 40। 40 क्या है, लड़के हैं। क्लियर हुआ। जब 50 की संख्या 40 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 10। ठीक है, लड़कों की संख्या 40, लड़कियों की संख्या कितनी निकली, 10। अब उन्होंने कहा है कि जो लड़कों की औसत आयु है, लड़कों की औसत आयु यानी कितने, 40 लड़कों की, कितने लड़कों की, 40 लड़कों की औसत आयु पूछी है। 40 लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की दुगनी है, मतलब 10 दूनी 20। औसत यानी कि मतलब सभी के मतलब योग या मतलब कुल संख्या है। तो ये करेंगे तो 0 0 4 दूनी 8, 800 ईयर्स निकला है इसका राइट आंसर। क्लियर। तो आपको पता ही चलेगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर हुआ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा। क्लियर। यदि उसने उसे 30% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 800 रुपये की बचत होती। कितने की बचत होती, 800 रुपये की बचत होती। क्लियर। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 5000, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 8000, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 9000, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 10,000। क्लियर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बराबर 8000 रुपये। कैसे हम आपको बताते हैं। उसने कहा है कि जब वो 20% के छूट पर खरीदता है, ठीक है, तो उतने रुपए में खरीदता है। अगर 30 रुपये में 30% की छूट पर खरीदता हो तो उसे कितने का लाभ होता, कितने का लाभ होता, 800 रुपये का। कितने का, 800 रुपये का लाभ होता कि सब पहले उसने खरीदा है 20% छूट पर, अगर 30% की छूट पर खरीदता तो यानी कितने का अंतर है, 10% का। क्लियर। तो x का 10% बराबर 800। इतना तो क्लियर हुआ। जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे कोई चीज़ अपन ने 10% की छूट पर खरीदी, जैसे कि कोई चीज़ अपन ने कोई भी चीज़ ले लो, उसको 10% की छूट पर खरीदी अपन ने, ठीक है। अगर अपन सोचते हैं कि अगर यार दुकानदार अपन को 20% की छूट देते था तो अपन को 20 रुपये और कम में मिल जाती, तो यानी 10 और 20 में कितने, 10% का अंतर हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि 20 की जगह अगर 30% की छूट दे देता तो 800 रुपये का लाभ और हो जाता। क्लियर। x का 10% ये निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8000। क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके दिया हुआ है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर लंबी तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ी वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने, आयत की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है आपको। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपके सामने। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका आज का। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 61√61, ऑप्शन नंबर बी दिया ±√61, ऑप्शन नंबर सी दिया 11, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ±11। क्लियर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए √61। अब हम आपको बताएंगे कैसे। क्लियर। तो आपको आयत तो पता है, आयत कैसा होता है, इस प्रकार से आयत होता है, ठीक है। तो उसने कहा लंबाई कितनी है इसकी, कितना कहा इसकी लंबाई, लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है।
और चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये इसके सामने बराबर होगी, ये इसके सामने बराबर। अब क्या कहा है, इसका विकर्ण ज्ञात करना है अपन को। ये क्या करना है, विकर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से आपने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना तो क्लियर है। अब कर्ण अपन को ज्ञात करना है, ये वाला कर्ण है। लंब कितना दिया है, ये 5। ये कितना दिया है, आधार 6। ये कितना होगा, पिछम 25, 6 36, टोटल कितना होगा 5 11 61। यहाँ क्या हुआ, कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर बटाएंगे सर वर्ग आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। क्लियर। तो कर्ण बराबर क्या होगा, √61। और √61 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या निकलता है। आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 9। अब कैसे हैं आपको बता दें, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहें, भुजाओं की लंबाई क्या हो, n मान लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है 2n n-2 इंटू 180 अपॉन n बराबर में जो भी आपको कोण दिया जाए कोण रख लेते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 140 डिग्री। तो ये रख लिया अपन लोगों ने। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 0 से 1 0, यहाँ 9 यहाँ 7। इसको कैच गुणा करेंगे 1 मान के तो क्या होगा, यहाँ 9x माइनस 9 दूनी 18 बराबर यहाँ कितना 7x। इस 7x को इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो कितना होगा 2x बराबर 18। जब 2 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 9, सॉरी n का मान कितना आया 9। तो भुजाओं की संख्या क्या मानी थी n, n बराबर कितना 9। क्लियर। तो इस 9 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। दसवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके दिया हुआ है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1/3। कैसे अब हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है 1 माइनस 2 1 माइनस 2 की पावर माइनस 1 इनवर्स 1। इसका मान निकालना है। जब भी अपन को किसी संख्या के ऊपर इनवर्स लगा हुआ हो तो वो संख्या क्या रहती है, 1 के बटे में, या जो भी संख्या दी उसके बटे में रहती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन ऐसा करके 1 माइनस 2 अपॉन माइनस 1। इतना तो क्लियर हुआ। क्लियर। यहाँ सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा -1, और -1 के ऊपर क्या इनवर्स चढ़ा हुआ है माइनस, तो जस्ट कैसा आएगा नीचे आएगा इसके। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन -1।
-1 गुणा होगा कितना होगा, +1 कितना हो जाएगा, 1/1 + 2 बराबर 1/3। क्लियर। 1/3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। आपको निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 20, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 21, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 26, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 24। क्लियर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। ये कई बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दिया करें, जिससे मैं उसको अगली वीडियो में कवर करा सकूं। क्लियर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। जब आप इसको काउंट करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 26। क्लियर। आप सही से काउंट करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 26 है। क्लियर हो गया ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या निकलता है, जो कि न्यूमेरिकल साइंस से दिया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कितना 20 जूल। अब कैसे हम आपको बताते हैं, आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। चूँकि एक ही रेखा पर जा रहे हैं तो 180 अंश रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, थीटा बनेगा ही नहीं। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बल कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन, विस्थापन कितना दिया हुआ है 2 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 20 न्यूटन, सॉरी 20 जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है जूल। ठीक है। तो एक इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर आपके दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 66, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 63, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 64, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 65। क्लियर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के राइट आंसर की तरफ चलते हैं। सॉरी 30वां क्वेश्चन है ये, 13वां क्वेश्चन है ये। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है 63। क्लियर हुआ आप लोगों को। क्लियर। तो आपको बताते हैं जब मेंडलीफ ने कार्य शुरू किया था तब कितने तत्व थे उसके पास 63 थे। क्लियर। वर्तमान में कितने थे 118। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ
जो कृत्रिम तरीके से बनाए हुए तथ्य थे, जो कृत्रिम तरीके से बनाए हुए वो कितने थे? 20 थे। कितने थे? 20 थे। क्लियर। और जो प्राकृतिक थे, जो कितने थे? 98 थे। क्लियर। इतना ही पता चल गया आप लोगों को। थोड़ा हम आप लोगों को और बताते हैं। यहाँ पर इसमें अधातु कितनी थी? अधातुओं की संख्या क्या थी इसमें? 27 थी। क्लियर। और जो इसमें धातुओं की संख्या थी, वो कितनी थी? 91 थी। कितनी थी? 91 थी। और इसमें आपको और बताता हूं मैं, जो सबसे हल्का तत्व था, कौन सा? सबसे हल्का तत्व कौन सा था यहाँ पर? तो वो कौन सा था? हाइड्रोजन। कौन सा था? हाइड्रोजन। क्लियर हुआ इतना। और इसमें थोड़ा और हम आपको बताते हैं, जो इसमें सबसे हल्का तत्व धातु था वो कौन सा? सबसे हल्का तत्व धातु था वो कौन थी? लिथियम। कौन सी थी? लिथियम। तो यहाँ आपको हमने क्लियर कराया एक ही क्वेश्चन से कि पूछा जाए मेंडलीफ ने जब सारणी स्टार्ट की तो कितने तत्व थे? 63 थे। क्लियर। वर्तमान में देखते हैं 118। कृत्रिम तरीके से कितने बनाए गए थे? 20। प्राकृतिक तरीके कौन से मिले हुए कितने थे? 98। अधातुओं की संख्या कितनी थी? 27। जो धातुओं की संख्या थी वो कितनी थी? 91। जो सबसे हल्का तत्व था कौन सा था? हाइड्रोजन था। जो सबसे हल्का तत्व धातु था वो कौन सी थी? हीलियम थी, लिथियम थी। क्लियर हुआ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया होता है। स्क्रीन पर दिया हुआ है आपको 14 नंबर क्वेश्चन। तो आपको बताना है स्क्रीन पर दिए हुए 14 क्वेश्चन का। यदि s को h लिखा जाए, r को @ a को उल्टा डेल और m को हैज़, t को s तथा e को परसेंटेज, तो कोड में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो लिखा हुआ है उसका सेम एज आपको लिखना है। क्लियर। तो आपको इसका सीधा डायरेक्टली आंसर ही बता देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है, वेन आरेख में कौन सा विकल्प निम्नलिखित के आपसी संबंध को व्यक्त करता है? तो हाथी, पैर, शरीर। क्लियर। बताना है आपको हाथी, पैर और शरीर। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। टाइम ज़ाया ना करते हुए फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया हुआ है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे? उसने कहा है हाथी, पैर, शरीर। तो जो अपना शरीर होता है ये हो गया शरीर। शरीर के अंदर क्या आते हैं? पैर आते हैं। शरीर के अंदर आते हैं पैर, के नहीं आते? पैर आते हैं। तो जो हाथी होगा वो भी हाथी का क्या शरीर ही होगा, तो वो भी शरीर हाथी ही आएगा। क्लियर। तो ये डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर हुआ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। कथन निष्कर्ष का से है ये क्वेश्चन। इसका आपको राइट आंसर बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं, टाइम ज़ाया ना करते इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है जो वो है ऑप्शन नंबर ए, सभी निष्कर्ष निकलते हैं। कौन से सभी निष्कर्ष निकलते हैं? आपको दिया क्या हुआ है, उसने कहा है सारे पक्षी क्या है, फूल हैं। सारे पक्षी हैं जो क्या हैं, फूल हैं। क्या हैं? सारे पक्षी क्या हैं, फूल हैं। इतना तो क्लियर हुआ। और सारे फूल पेड़ हैं, जितने भी फूल हैं सारे क्या हैं, ये पेड़ हैं। कथन तो क्लियर हो गया। अब निष्कर्ष क्या निकलते हैं? पहला निष्कर्ष दिया कुछ पेड़ पक्षी हैं, कुछ पेड़ हैं जो पक्षी हैं। हाँ ये बात सही है, पहला निष्कर्ष क्या हुआ, सही हुआ। अब देखते हैं दूसरा निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष बोलता है कुछ फूल पक्षी हैं, कुछ फूल हैं जो भी पक्षी हैं। यही बात सही है, कुछ ये सारे फूल हैं इतने, उसमें से कुछ पक्षी भी तो हैं। हाँ सही बात है, ये भी सही है। अब निष्कर्ष नंबर 3 दिया सारे पक्षी पेड़ हैं। निष्कर्ष 3 दिया सारे पक्षी पेड़ हैं। ये भी क्लियर, जितने भी पक्षी है सब क्या हैं, पेड़ हैं। तो ये भी, अब ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सभी निष्कर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पूछा हुआ है विश्व हिंदी दिवस के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए दिया 18 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 9 जनवरी। क्लियर है? चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ, टाइम ज़ाया ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी। ठीक है ना? ये विश्व हिंदी दिवस पूछा है तो 10 जनवरी। अगर भारत के लिए पूछा जाता है, ठीक है, तो 14 सितंबर। क्या होता है? 14 सितंबर। क्लियर? तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18। आपको बताना है बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है महाराष्ट्र। क्लियर? देख लेते हैं इसका राइट आंसर। चलो हम इसका राइट आंसर आप लोगों को बताते हैं। जो बाणसागर बांध है वो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। हम आपको बता दें ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। और किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर। किस नदी पर है? सोन नदी पर स्थित है। किस नदी पर है ये? सोन नदी पर स्थित है। क्लियर? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि इस बांध से या इस नदी से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश। ये तीनों राज्य सोन नदी पर बंधे हुए बांध, बाण बांध से लाभान्वित हो रहे हैं। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। ये रीजनिंग से पुटअप है, देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 19 का।
निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुनें। जब दर्पण को MN रेखा पर रखा जाता है, MN रेखा पर रखा जा रहा है दर्पण को, चित्र आपके सामने दिए हुए हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बहुत ईजी है। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का, वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। जो चित्र संख्या दी है वो बी दी हुई है और आंसर दिया है बी सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी अपन राइट लगाएंगे। ठीक है, ये चित्र का ए बी से अपन को कोई मतलब नहीं है। जो ए बी दिया हुआ है चित्र के नीचे, उसका सही आंसर नीचे ऑप्शन में जो दिया होता है उसको चूज करते हैं। क्लियर? कई बार क्या होता है, आप लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ पर बी है ऑप्शन सही था और हम नीचे भी बी लगा बैठे और वो गलत हो जाता है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को लाए हैं। तो बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया हुआ है, भारत भूषण व्यास को निम्नलिखित किस निकाय का सदस्य नियुक्त किया गया? किसको? भारत भूषण व्यास को। किसको पूछा गया है? भारत भूषण व्यास को पूछा गया है। ठीक है, आपके सामने दिया हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है, भारत भूषण व्यास को निम्नलिखित किस निकाय का सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी दिया है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 15 वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ आर्थिक सलाहकार परिषद। क्लियर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघ लोक सेवा आयोग। क्लियर? आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को चेक कर लें कि ये अपडेट ना हो गया हो। ठीक है ना? मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब बढ़ते हैं क्लास के समाप्ति की ओर। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आज आपको जो अपडेटेड वीडियो में लाया हूं वो आपको अच्छा लगा हो और आप थोड़ा सेक्रीफाइस करें। ये मेरा अपडेटेड वीडियो फर्स्ट है। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू वॉचिंग फॉर माय चैनल।